देखिए, हम पढ़ रहे थे जनरल फिजियोलॉजी के सेल चैप्टर को और जिसके 2 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं, सेल एज ए बेसिक यूनिट और सेल बाउंड्री सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल। हमारा तीसरा पॉइंट है साइटोप्लाज्म और साइटोसोल। ये दोनों ही किसी सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए। पहले तो इनका डिफरेंस, इनका फिजिकल नेचर, एंजाइम्स और मेटाबॉलिक पाथवेज और कंपार्टमेंटलाइजेशन। साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में क्या डिफरेंस होता है, इसको समझते हैं। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो पूरा लिविंग एरिया होता है और न्यूक्लियस के बाहर तक जो फैला होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि जो मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो एरिया, जो रीजन होता है, उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। अब देखिए, जो साइटोप्लाज्म होता है, इसमें ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। और इसके साथ में कुछ नॉन लिविंग इंक्लूजन्स भी होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन, ग्रेन्यूल्स या लिपिड ड्रॉपलेट्स। मतलब साइटोप्लाज्म एक कंप्लीट वर्किंग एरिया है जहां सेल की ज़्यादातर एक्टिविटीज चलती है। अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। साइटोसोल एक तरह से इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है जिसमें एंजाइम्स, आयंस और न्यूट्रिएंट्स और इसके साथ कुछ मेटाबोलाइट्स, ये सब घुले रहते हैं। ऑर्गेनल्स साइटोसोल में ऐसे तैरते हैं जैसे कि पानी में अलग अलग तरह की मशीनें रखी हो। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो जो साइटोसोल होता है, वह वो मीडियम होता है जिसमें सारी बायोकेमिकल रिएक्शन स्मूथली चलती है। अब देखिए, साइटोप्लाज्म में यानी कि साइटोसोल यानी कि जो लिक्विड वाला पार्ट है वो, प्लस उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स तैर रहे हैं वो, प्लस कुछ इंक्लूजन्स, इन तीनों को मिलाकर साइटोप्लाज्म बनता है। और साइटोसोल सिर्फ लिक्विड वाला भाग है, लिक्विड मैट्रिक्स है। देखिए, साइटोप्लाज्म में स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी, जबकि साइटोसोल मेनली बायोकेमिकल रिएक्शन का एक मीडियम है। अगर इसको क्लिनिकल और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर साइटोसोल का केमिकल बैलेंस बिगड़ जाए, जैसे पीएच या कि फिर आयन बदल जाए, तो एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे और सेल की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए अगर ऑर्गेनल्स ही नहीं बल्कि साइटोसोल का हेल्दी होना भी सेल सर्वाइवल के लिए उतना ही ज़रूरी है। तो इसका डिफरेंस क्लियरली समझ में आ गया। साइटोप्लाज्म यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियस है, उसके बीच का सारा एरिया, जिसके अंदर साइटोसोल भी आता है यानी कि लिक्विड, उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी आते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी वगैरह वगैरह, और प्लस कुछ इंक्लूजन्स भी आते हैं। अब जो साइटोसोल है, उसकी फिजिकल नेचर को समझते हैं। देखिए, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि साइटोसोल कोई नॉर्मल पानी जैसा नहीं होता। साइटोसोल एक सेमी फ्लूइड जेल लाइक सब्सटेंस होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये कभी थोड़ा लिक्विड जैसा होता है और कभी थोड़ा थिक यानी कि जेल जैसा। इसी को हम सोल जेल नेचर बोलते हैं।
देखिए, सेल अपनी ज़रूरत के हिसाब से साइटोसोल को ज़्यादा फ्लूइड या ज़्यादा जेल लाइक बना सकता है, जिससे कि अंदर मूवमेंट और रिएक्शन कंट्रोल में रह सके। साइटोसोल का लगभग 70% हिस्सा पानी ही होता है, लेकिन ये पानी में बहुत सारे डिसॉल्व्ड पदार्थ होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कुछ एंजाइम्स, एमिनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स और अलग-अलग आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। इसलिए साइटोसोल असल में एक कोलाइडल सिस्टम है, जिसमें छोटे-छोटे पार्टिकल यूनिफॉर्मली फैले रहते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल फ़ायदा ये होता है कि अगर साइटोसोल बिल्कुल पतला पानी जैसा होता, तो ऑर्गेनल्स अपनी जगह पर स्टेबल नहीं रह पाते और रिएक्शन ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाती। और अगर साइटोसोल बहुत ज़्यादा थिक होता, तो डिफ्यूज़न स्लो हो जाता और जो न्यूट्रिएंट्स और गैसेस हैं, वो ठीक से ट्रैवल ही नहीं कर पाती। इसलिए साइटोसोल की कंसिस्टेंसी ऐसी रखी गई है कि मूवमेंट भी पॉसिबल रहे और स्टेबिलिटी भी बनी रहे। इसीलिए ये एक सेमी फ्लूइड लिक्विड होता है। साइटोसोल का ये जो फिजिकल नेचर है, ये एंजाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम तभी सही से काम करेंगे जब सराउंडिंग मीडियम का टेम्परेचर, पीएच और आयोनिक कंसंट्रेशन बैलेंस हो। साइटोसोल जो है इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है, यानी कि जो सराउंडिंग मीडियम है उसका टेम्परेचर, उसका पीएच और उसका आयोनिक कंसंट्रेशन, ये तीनों चीज़ें बैलेंस होती है साइटोसोल के इस सेमी फ्लूइड लिक्विड की वजह से। इसलिए देखिए हम ये बोल सकते हैं कि साइटोसोल सिर्फ सेल का लिक्विड नहीं है, बल्कि यह एक एक्टिव बायोकेमिकल इन्वायरमेंट होता है, जो सेल की लाइफ को मेंटेन करने के लिए डायरेक्ट उसको अफेक्ट करता है। अगर साइटोसोल का फिजिकल बैलेंस बिगड़ जाए तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे और जो सेल है वो धीरे धीरे फंक्शनल लॉस की तरफ चली जाएगी। अब साइटोसोल की एंजाइम्स और मेटाबॉलिक पाथवे और उसके लोकेशन को समझते हैं। देखिए, सेल के अंदर रिएक्शन कहीं भी रैंडमली नहीं होती। हर रिएक्शन के लिए एक सही जगह है और उसके साथ सही एंजाइम का होना बहुत ज़रूरी होता है। सेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम सीधे साइटोसोल में ही मौजूद होते हैं, इसलिए बहुत सारी मेटाबॉलिक पाथवे साइटोसोल में ही पूरी हो जाती है। देखिए, इसका सबसे फेमस जो एग्जांपल है वो है ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लूकोज से एनर्जी निकालने की पहली पूरी प्रोसेस साइटोसोल में ही होती है। इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसी तरह एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म के कुछ स्टेप्स और फैटी एसिड सिंथेसिस के कुछ हिस्से भी साइटोसोल में ही होते हैं। तो इस चीज़ को याद रखो कि साइटोसोल में कौन सी रिएक्शन होती है। पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि जब ग्लूकोज से एनर्जी बनती है वो आपके साइटोसोल में ही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है। और कुछ एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म, कुछ फैटी एसिड का निर्माण, ये सारी चीज़ें साइटोसोल में ही होती है। साइटोसोल में फ्री राइबोसोम भी होते हैं, जो ऐसे प्रोटीन बनाते हैं कि खुद साइटोसोल में ही काम करते हैं, जैसे मेटाबॉलिक एंजाइम और साइटोस्केलेटन प्रोटीन। मेटाबॉलिक एंजाइम्स और कुछ साइटोस्केलेटन प्रोटीन ये साइटोसोल में ही बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन सिंथेसिस और एंजाइम एक्टिविटी दोनों साइटोसोल में क्लोजली लिंक्ड होती है। लेकिन सारी की सारी रिएक्शन साइटोसोल में नहीं होती। कुछ पाथवे ऐसे होते हैं जो पार्शियली साइटोसोल में और पार्शियली ऑर्गेनल्स में चलते हैं। जैसे बात रेस्पिरेशन की करें तो इसकी शुरुआत तो साइटोसोल में होती है और आगे के स्टेप्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरे होते हैं।
इससे सेल एनर्जी प्रोडक्शन को ज़्यादा एफिशिएंट कंट्रोल कर पाता है। इस अरेंजमेंट का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हार्मफुल रिएक्शन होती है वो अलग अलग कंपार्टमेंट में रखी जा सकती है और ज़रूरी रिएक्शन साइटोसोल में फास्ट स्पीड से हो सकती है। इससे सेल को फ्लेक्सिबिलिटी और सेफ्टी दोनों एक साथ मिलती है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर साइटोसोलिक एंजाइम ठीक से काम नहीं करें, यानी कि जो एंजाइम साइटोसोल में ही होते हैं जो एनर्जी बनाते हैं, अगर वो ठीक से काम नहीं करे तो एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगी और सेल वीक हो जाएगा। यही रीज़न है कि कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में सेल लेवल पर एंजाइम डेफिशिएंसी मेन प्रॉब्लम होती है। अब इसके फोर्थ कंसेप्ट को समझते हैं, कंसेप्ट ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन। देखिए, कोशिका के अंदर विभागों का सिद्धांत जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये एक बहुत इंटेलिजेंट डिज़ाइन है जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और वो है या फिर जिसको हम बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमरे या कंपार्टमेंट बने हुए हैं जिन्हें हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। देखिए, इसको समझिए कि अगर सारे रिएक्शन एक ही जगह पर होते तो इमेजिन करो कि कितना कन्फ्यूज़न होता। कुछ रिएक्शन एसिडिक इन्वायरमेंट में चलती है, कुछ को अलग एंजाइम चाहिए और कुछ रिएक्शन हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स बनाती है। अगर ये सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह होने लगे तो सेल सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको समझो कि नेचर ने सेल को कंपार्टमेंट्स में बांट दिया है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड है। लाइसोसोम, ये डाइजेशन के लिए होता है। ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन और लिपिड बनाने के लिए है। जो गोल्जी है वो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए है। तो इस तरह हर ऑर्गेनल्स का अपना मेम्ब्रेन और अपना एंजाइम सिस्टम होता है। इससे रिएक्शन आपस में डिस्टर्ब नहीं होती और एफिशिएंटली बहुत अच्छे से हो पाती है। देखिए, कंपार्टमेंटलाइजेशन से कंट्रोल भी आसान हो जाता है। सेल डिवाइड कर सकता है कि कौन कौन सी रिएक्शन कब और कितनी चलेगी। हार्मोन रेस्पॉन्स, डिटॉक्सिफिकेशन, सिक्रेशन, सब इसी कंट्रोल सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ये कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता, इसलिए सारी रिएक्शन साइटोसोल में ही होती है। इस वजह से जो यूकैरियोटिक सेल है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन कर पाती है। यूकैरियोटिक्स मतलब जिसमें ह्यूमंस आते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, और प्रोकैरियोटिक यानी कि कुछ बैक्टीरिया और वगैरह वगैरह। अब जो यूकैरियोटिक सेल है यानी ह्यूमन वाली सेल, और इसी वजह से इसी एक स्पेशलाइजेशन की वजह से यह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हमारा है वो पॉसिबल हो पाता है। इसलिए समझो कि जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है वो आपकी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है, सेफ्टी और रेगुलेशन को भी बढ़ाता है। और यही कारण है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यानी कि ह्यूमन बॉडी जैसी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम यूकैरियोटिक सेल से ही बन सकती है। प्रोकैरियोटिक सेल से इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन या बॉडी नहीं बन सकती। अब कुछ क्यूएनए देख लेते हैं। देखिए, अगर साइटोप्लाज्म बहुत विस्कस गाढ़ा हो जाए तो सेल फंक्शन पर क्या असर होगा? तो जो आपका इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट है वो स्लो हो जाएगा। ऑर्गेनल्स और वेसिकल्स का मूवमेंट साइटोप्लाज्म के फ्लूइड नेचर पर डिपेंड करता है। अगर यह फ्लूइड साइटोप्लाज्म या फिर फ्लूइड को हम साइटोसोल बोल देते हैं, तो अगर ये साइटोसोल बहुत गाढ़ा हो जाए तो मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट है वो डिस्टर्ब या फिर स्लो हो जाएगा।
अगर साइटोसोल में एंजाइम्स कम हो तो मेटाबॉलिज्म पर क्या असर होगा? तो आपका जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो कम हो जाएगी, जैसे ग्लाइकोलाइसिस और कई पाथवेज सिर्फ साइटोसोल में ही होते हैं और ये एंजाइम्स के बिना रिएक्शन ही नहीं कर पाएंगे। अगर साइटोप्लाज्म का पीएच बदल जाए तो सेल डैमेज क्यों हो जाएगा? यानी कि इसका सीधा सा उत्तर है कि जो एंजाइम एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। एंजाइम्स नैरो पीएच रेंज में ही काम करते हैं, यानी कि कम पीएच रेंज में ही काम करते हैं। पीएच चेंज से स्ट्रक्चर डीनेचर हो सकता है, यानी कि अगर थोड़ा सा भी पीएच इधर उधर हुआ तो जो आपकी सेल ऑर्गेनल्स है वो डीनेचर यानी कि उनकी स्ट्रक्चर बदल जाएगी। अगर साइटोसोल में ग्लूकोज उपलब्ध न हो तो एटीपी प्रोडक्शन पर क्या असर होगा? तो सीधी सी बात है कि एटीपी प्रोडक्शन घट जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो डायरेक्टली साइटोसोल में ही होता है और जो ग्लाइकोलाइसिस है ग्लूकोज का बनना ये ही एटीपी का पहला सोर्स होता है। अगर साइटोप्लाज्म में टॉक्सिक सब्सटेंस जमा हो जाए तो ऑर्गेनल्स पर क्या असर होगा? देखिए, अगर ऐसा होता है तो ऑर्गेनल्स डैमेज और सेल डेथ भी हो सकती है। देखिए, साइटोप्लाज्म ही मीडियम है जिसमें टॉक्सिन ऑर्गेनल्स तक पहुंचते हैं। तो अगर टॉक्सिक सब्सटेंस जमा हो जाए तो जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनल्स डैमेज होगा और सेल की डेथ भी हो सकती है। अगर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग डिस्टर्ब हो जाए तो प्लांट सेल में क्या असर होगा? देखिए, न्यूट्रिएंट और ऑर्गेनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा अगर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग डिस्टर्ब हो जाए तो। देखिए, स्ट्रीमिंग जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर ये डिस्टर्ब हो गई तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर साइटोसोल का आयोनिक कंपोजिशन बदल जाए तो नर्व और मसल्स पर क्या असर होगा? अगर साइटोसोल का आयोनिक यानी कि उसके अंदर जो आयंस है उनका कंसंट्रेशन है अगर वो बदल जाए तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। देखिए, आयन बैलेंस मेम्ब्रेन पोटेंशियल और कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये बिगड़ गया तो जो एक नर्व इम्पल्सन होता है वो कमज़ोर हो जाएगा या फिर जो सिग्नल ट्रांसमिशन है वो कमज़ोर हो जाएगा। अगर साइटोप्लाज्म में वाटर कम हो जाए तो सेल वॉल्यूम पर क्या असर होगा? अगर साइटोप्लाज्म में वाटर कंटेंट कम हो जाए तो आपकी जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगी। ऑस्मोसिस से पानी बाहर चला जाएगा जिससे कि साइटोप्लाज्म है कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, यानी कि सिकुड़ने लगेगा। अगर साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन्स बहुत ज़्यादा हो जाएं तो मेटाबॉलिज्म पर क्या असर होगा? तो इससे आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। देखिए, जो इंक्लूजन्स होते हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और ऑर्गेनल फंक्शन है वो आपका डिस्टर्ब या फिर दब जाएगा। अगर ज़्यादा इंक्लूजन्स होंगे तो जो बाकी के ऑर्गेनल्स हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, उनको उतनी जगह नहीं मिलेगी। अगर साइटोप्लाज्म का टेम्परेचर बढ़ जाए तो एंजाइम पर क्या असर होगा? तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, डिफॉर्म हो जाएंगे। ज़्यादा टेम्परेचर से प्रोटीन का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। देखिए, इसके साथ अपना लेक्चर ख़त्म होता है। आप सबने मुझे सुना, इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।